हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया अर्थात भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो दिया है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। ए दिया है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था है। देखिए, जो दलीय व्यवस्था होती है वो तीन प्रकार की होती है। जैसे एक दलीय व्यवस्था जैसे चीन में है साम्यवादियों का शासन, और द्विदलीय व्यवस्था जैसे यूरोपीय देशों में जैसे अमेरिका है, यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन है, और अमेरिकी देशों में अमेरिका देश है। इस समय में द्विदलीय व्यवस्था यानी कि वहाँ पे दो ही दल होते हैं। एक दल अगर सत्ता में रहेगा तो दूसरा दल उसके विपक्ष का काम करेगा। और बहुदलीय व्यवस्था अर्थात बहुत सारे दलों का निर्माण किया जाता है या उत्पन्न होते हैं, वो भारत में किया जाता है। भारत में बहुत सारे लगभग अगर सारे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय, गैर पंजीकृत, पंजीकृत सारे दलों को मिला दिया जाए तो लगभग 1000 से ऊपर दल पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है किसके अभाव में असंभव है। तो दिया है यहाँ पे योजना के, यहाँ दिया है योजना के, फिर दिया है कि नौकरशाही के, फिर दिया है राजनीतिक दल के, और फिर है पंचायती राज के। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल के। लोकतंत्र का जो कार्य संचालन किया जाता है ये राजनीतिक दल के ही द्वारा किया जाता है। बिना इसके अभाव में लोकतंत्र का कार्य संचालन नहीं किया जाता, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनता से डायरेक्ट संबंध रखते हैं, डायरेक्ट संपर्क रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिया, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। ए है अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा, जाति पर आधारित है। बी है विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की काफ़ी समानताएं हैं। और सी है विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी। देखिए, सही बात है कि जो भारत में जो दलीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता यही है कि कुछ ऐसे दल हैं जो धर्म पे भी आधारित होते हैं, भाषा पे भी गठित किए जाते हैं, जात पर भी गठित और उस पर आधारित होते हैं। और जो कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिनकी नीतियाँ और उनके कार्यक्रम कुछ हद तक काफ़ी समानताएँ होती हैं। और जो विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तर के जो दल होते हैं उन राजनीतिक दलों की क्या है, बहुत सारे भरमार हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल छोटे छोटे उभर करके सामने आए हैं भारत में, और कहीं न कहीं वो या तो चुनाव में भाग लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक दल में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट दिया कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। राष्ट्रपति हैं, वित्त मंत्री हैं, निर्वाचन आयोग है, और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है वो भारत के संविधान के जो भाग 15 है, इस 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक ये निर्वाचन को समर्पित किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, वो संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। तो ये जो राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दल के लिए जो मान्यता देता है वो निर्वाचन आयोग ही मान्यता देता है। नेक्स्ट दिया कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि राज्य स्तर का दल कम से कम 3 राज्यों में या फिर 4 राज्यों में या फिर 5 राज्यों में या फिर 7 राज्यों में ऐसे हों, तो उसको क्या करता है, दल मान्यता, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ये है लगभग 4 राज्यों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया कि भारत में एक राष्ट्रीय
दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? ये है 10% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। फिर है 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। फिर है 15% वैध मत 2 राज्यों में, या फिर 25% वैध मत 1 राज्य में। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4% वैध मत चाहिए, 4 या फिर उससे अधिक राज्यों में ये चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? निम्न में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? देखिए कांग्रेस है, देखिए ये राष्ट्रीय स्तर के दल है। बीजेपी जो है ये भी राष्ट्रीय स्तर के दल है। जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है ये भी राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। ये जो अकाली दल है ये क्षेत्रीय दल कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पंचायत समिति का क्षेत्र है। पंचायत समिति का क्षेत्र है, देखिए ये है ग्राम, जिला, विकास खंड या फिर नगर। देखिए जो पंचायत समिति का जो क्षेत्र होता है वो ग्राम पंचायत होता है, वो था यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय बनाया गया है। एक ग्राम स्तर पे बनाया गया है ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पे बनाया गया है क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पे बनाया गया है जिला पंचायत। तो इसमें जो पंचायत समिति का क्षेत्र जो है वो ग्राम है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में एक रूप संविधान के किसी संशोधन द्वारा लाई गई है। 42वें संविधान संशोधन, या फिर 73वें संशोधन द्वारा, या फिर 46वें, या फिर 44वें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 73वें जो संशोधन हुआ था 1992-93 के आसपास में, तो इसी संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद से इसमें क्या किया गया, एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 विषय रखे गए। 29 विषय में जैसे है कि कृषि है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई जल प्रबंधन है, पशुपालन डेयरी उद्योग है, मत्स्य उद्योग है, लघु एवं उपज है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, ग्रामीण आवास है, पेयजल है, इसके अलावा ईंधन है, चारा है, सड़कें है, पुल फेरी है, तमाम ऐसे जो विषय हैं, जो जैसे बाजार है, मेला है, पुस्तकालय है, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है, परिवार कल्याण है, महिला और बाल विकास है। ऐसे लगभग 29 विषय ऐसे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये डाल दिया गया है। तो इस विषय पे जो पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र जो त्रिस्तरीय बनाया गया है, ये तीनों स्तर इसी 29 विषय पे अपना काम करते हैं, प्रशासन करते हैं। नेक्स्ट दिया प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो है ग्राम स्तर, जिला स्तर या प्रादेश या नगर। देखिए इसमें सबको पता है कि ये ग्राम जो है ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे निचला स्तर, पंचायती राज का सबसे निचला स्तर क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। देखिए ये पंचायती पूछ रहा है ना, तो ये पंचायती राज का जो है ये ग्राम पंचायत ही इसका सबसे निचला स्तर है। ठीक है। नेक्स्ट न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ये छोटे दीवानी मामलों का निपटारा। देखिए ये तो है मुजरिमों पर जुर्माना, ठीक ना, ये मुजरिमों को जेल भेजना। देखिए जेल भेजने का जो कोई भी चीज़ न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी कुछ ऐसे मामले हैं जिसका सिर्फ निपटारा कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, या भी किसी मामले को छोटे दीवानी के तरीके से मामले को निपटारा कर सकता है। जेल भेजना ये पंचायती या न्याय पंचायत या किसी भी नीचे स्तर के किसी न्याय पंचायत से संबंधित जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जिला परिषद के सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। जो जिला परिषद है उसके सदस्यों में सम्मिलित नहीं है जिलाधिकारी, ठीक है, ये पंचायत समिति के प्रधान या कुछ विशेषज्ञ। देखिए जो न्यायाधीश होते हैं ये जिला परिषद के सदस्यों में सम्मिलित बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्राम पंचायत की बैठक होनी आवश्यक है। 1 सप्ताह में 1 महीने में 1 या 1 वर्ष में 2। देखिए ये सब गलत हो जाएंगे। देखिए 1 वर्ष में लगभग 4, 1 वर्ष में लगभग 4 पंचायतें बैठक या फिर इसको बैठक कहेंगे होना ये आवश्यक है। नेक्स्ट दिया कि नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है।
नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए। देखिए जो स्थानीय स्तर के जो सरकारें हैं उसमें 2 तरह के हैं, एक पंचायती राज व्यवस्था है, एक नगरीय निकाय है। तो नगरीय निकाय में जो नगर पालिका के जो चुने जाते हैं उनको नगर पालिका के अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है, चेयरमैन। तो इनका जो है चुनाव भी 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है। तो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाएगा? 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला परिषद की आय का साधन है, जो इनकम है जिला परिषद है उसका इनकम का क्या साधन है? भूमि पर लगान, चुंगी कर, हैसियत एवं संपत्ति कर या फिर आयकर। तो इसका आयकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? किसने है जो दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? लुसियन पाई ये बिल्कुल नहीं है, फाइनर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। देखिए आमंड भी नहीं है, लेकिन ये दबाव समूहों के प्रकार के बारे में इन्होंने बताया है। रिक्स ये दबाव से संबंधित बिल्कुल नहीं है। तो एफ जो फाइनर हैं इन्होंने अनाम साम्राज्य यानी कि अज्ञात साम्राज्य भी कह सकते हैं, अज्ञात साम्राज्य या अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है हित अभिकरण, हित अभिव्यक्तिकरण का, राजनीतिक समाजीकरण का बिल्कुल नहीं है, सामाजिक संप्रेषण, सांस्कृतिक निर्माण का बिल्कुल नहीं है। इसका हित अभिव्यक्तिकरण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह प्राथमिक उद्देश्य है? दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य कौन है? चुनाव लड़ना, नीति निर्माण करना। देखिए नीति कोई निर्माण नहीं करते हैं, सरकार की आलोचना भी करते हैं, लेकिन ये इसका मुख्य कार्य में नहीं आता है। नीति निर्णय को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये भी मुख्य कार्य में आता है। देखिए जो प्राथमिक उद्देश्य है चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, तो नीतिगत निर्णय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जो सरकार की कुछ नीतियां हैं उसको दबाव बना करके ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं। जो श्रमिक संघ है ये काम करते हैं मित्र के रूप में, राजनीतिक पार्टियों के रूप में, प्राथमिक संघों के रूप में या दबाव समूहों के रूप में। तो जो श्रमिक संघ हैं ये किस तरह से काम करते हैं? तो दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। देखिए दबाव समूह होता क्या है, ये राजनीति में कहीं भाग नहीं लेते हैं, न तो चुनाव में खड़े होते हैं, उम्मीदवार के तौर पे भी खड़े नहीं होते हैं। ये जो भी सरकार बनाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सरकार बनाती है उस पर क्या करते हैं? ये दबाव बनाते हैं अपने हित में काम करवाने के लिए, अपने हित के लिए उन पर दबाव बना करके अपने हित से संबंधित नीति निर्माण करवाते हैं या फिर कुछ भी अपने हित का कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। तो इनको दबाव समूह के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दबाव समूहों को लोकतंत्र के आवश्यक साधन, दबाव समूह है उसके लोकतंत्र के आवश्यक साधन किसने कहा है? लास्की बिल्कुल नहीं, ओडीगार्ड बिल्कुल नहीं, गार्नर ये भी नहीं है, मायरन वीनर, इसको मायरन वीनर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है? कहा है कि दबाव समूह के बारे में कि लोकतंत्र के आवश्यक साधन इन्होंने बताया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दबाव समूह को लॉबी किस देश में कहा जाता है? दबाव समूह को लॉबी किस देश में कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए अमेरिका में दबाव समूह का अमेरिका, यानी कि दबाव समूह में एक पाई जाती थी कि जो भी सत्ता में आता था, जो भी सरकार बनाता था, उसके ऊपर क्या करते थे? कुछ लोग एक समूह बना करके दबाव बनाते थे सरकार पे। इस व्यवस्था को वहाँ पे लॉबिंग या फिर लॉबी कहा जाता है। तो ये अमेरिका में कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है? दबाव समूह, देखिए सदन जो होते हैं किसी भी राज्य में अक्सर संसद के 2 ही सदन होते हैं, और कुछ जैसे चीन है वहाँ पे एक सदनी व्यवस्था है, लेकिन ज़्यादातर संसद के 2 ही सदन होते हैं, व्यवस्थापिका के 2 ही सदन होते हैं। तो जो तीसरा सदन माना जाता है वो हरमन फाइनर ने दबाव समूह को क्या कहा है? तीसरा सदन कहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी रॉबर्ट डहल, आमंड या विनर इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है इसके बारे में। हरमन फाइनर ने दबाव समूह को क्या कहा है? सदन का या संसद का या वहाँ की विधायिका का तीसरा सदन कहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दबाव समूह के निम्न लक्षण नहीं है। दबाव समूह है उसके कुछ हैं जैसे कि निम्न लक्षण नहीं है। तो कौन कौन लक्षण? औपचारिक संगठन है, अनिश्चित कार्यकाल है,
ऐच्छिक सदस्यता है या जनहित संवर्धन है। देखिए ये औपचारिक संगठन है, ये अनौपचारिक और औपचारिक दोनों संगठन हो सकते हैं। तो ये लक्षण तो है, अनिश्चित कार्यकाल है, इनका कार्यकाल को कोई निश्चित नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऐच्छिक सदस्यता, कोई सदस्यता इसका ले सकता है, छोड़ सकता है, ये ऐच्छिक ऊपर है, ठीक है, स्वेच्छा है, तो ये भी सही है। लेकिन जनहित संवर्धन ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज का मात्र इतना ही प्रश्न है, तो इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हमारे आपसे संबंधित कोई भी जितने भी वीडियो अगर हैं तो आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ताकि जो भी बीए में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल सके।